20 फैक्ट्स अबाउट एंटमैन जो कि शायद ही आपको पता होंगे। लाइक मूवी में जब भी एंटमैन को श्रिंक होते दिखाया गया है या जब भी वो एंटमैन साइज में होता है तो उस टाइम आप इन छोटे छोटे डस्ट माइट्स को भी नोटिस कर सकते हो, जो कि वीएफएक्स आर्टिस्ट की तरफ से बहुत ही कमाल की अटेंशन टू डिटेल थी, क्योंकि यहाँ पर ये सब कुछ इन्होंने एक इंसेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया है जो कि वर्ल्ड को ह्यूमंस के मुकाबले बहुत ही ज्यादा डिटेल में देखते हैं। और एंडिंग में जब एंटमैन श्रिंक होते हुए सब एटॉमिक स्केल पे चला जाता है तो उस टाइम हमें क्रीचर देखने को मिलता है जिसे टार्डिग्रेड कहते हैं, और इनका साइज 0.05 mm से 1.2 mm तक होता है। और इस सीन में एंटमैन को इससे भी छोटा दिखाया गया है, मीनिंग कि एट दिस पॉइंट एंटमैन 1 mm से भी छोटा हो चुका है। एंड मूवी में दिखाया कि सभी एंट्स को सीजीआई से क्रिएट किया गया था, जिनकी इंस्पिरेशन मोस्टली सहारन सिल्वर एंट्स से ली गई थी, जिन्हें रियल लाइफ एंट्स के मुकाबले कुछ ज्यादा ही लेस ग्रूसम एंड मोर फ्रेंडली दिखाया गया है, क्योंकि अगर आप इतने बड़े स्केल पर रियल एंट्स को देखोगे तो वो बिल्कुल मोस्टर्स की तरह लगेंगी। इसको ध्यान में रखते हुए इस मूवी में इन एंट्स को मोर क्यूटर एंड लेस फ्रेटनिंग दिखाया गया है, जो कि रियल लाइफ एंट्स से काफी हद तक डिफरेंट थी। और क्या आपको पता है कि एवेंजर्स एंड गेम में दिखाया गया टाइम ट्रैवल का हिंट हमें एंटमैन मूवी में ही दे दिया गया था, जो कि आपको फैक्ट नंबर 15 में जानने को मिलेगा, सो डोंट मिस दैट। वेल, तो इस मूवी के लिए एंटमैन सूट को एक्चुअल में क्रिएट किया गया था, जिसे पहनकर पॉल रूड ने अपने मोस्ट ऑफ द एंटमैन सीन्स को परफॉर्म किया है। बट येलो जैकेट के केस में बिल्कुल अपोजिट था, क्योंकि फिल्म मेकर्स के अकॉर्डिंग रियल येलो जैकेट कॉस्ट्यूम को बनाना और फिर उसमें फिल्मिंग करना पॉसिबल नहीं था, जिसके चलते एक्टर कोरे स्टोल ने अपने सभी येलो जैकेट वाले सीन्स को मोशन कैप्चर सूट पहनकर परफॉर्म किया था। और हालांकि पॉल रूड ने अपने मोस्ट ऑफ द सीन्स को एंटमैन कॉस्ट्यूम में परफॉर्म किया हो, बट उसमें एक डिफरेंट हेलमेट का यूज किया जाता था जो कि बिना वाइजर के होता था, जिसे बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम ऐड किया जाता था। और ऐसा जानबूझकर किया गया था ताकि बाद में एंटमैन के आई लेंसेस पर सीन्स के हिसाब से कितना रेड कलर दिखाना है उस पर कंट्रोल किया जा सके, जो कि सीजीआई की मदद से करना आसान था एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल से याद आया, मूवी के एंडिंग में हमें जो टैंक देखने को मिला था तो एक्चुअल में एक रियल फुल्ली फंक्शनल टैंक था, जिसे फिल्मिंग के दौरान सेट पर 19 दिनों तक रखा गया था। इसका इस मूवी में सिर्फ 9 सेकंड का ही स्क्रीन टाइम है। एंड हैंक पिम ने अपने पास जिस आर्मी टैंक की चेन को रखा होता है तो उस पर 153 लिखा होता है। और जब मूवी की शुरुआत में डैरन क्रोस एंटमैन की प्रीवियस फाइटिंग फुटेज को दिखाता है तो उस टाइम आप इस 153 नंबर टैंक को देख सकते हो, मीनिंग के हैंक ने इसी टैंक को अपने पास रखा हुआ था। और इस टैंक के अलावा मूवी के एंड में हमें थॉमस द टैंक इंजन भी देखने को मिला था, जो शो मैंने तो टीवी पर बहुत देखा है। और इस कैरेक्टर को मूवी में दिखाने के लिए फिल्म मेकर्स को थॉमस के राइट होल्डर से परमिशन भी लेनी पड़ी थी, जिसमें कुछ शर्तें भी शामिल थी। लाइक थॉमस को किसी भी एविल वे में यूज नहीं किया जाएगा, थॉमस के रेल ट्रैक के सामने कोई भी मूवी कैरेक्टर बंदा नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं कंडीशंस को मानते हुए फिल्म मेकर्स ने थॉमस द टैंक इंजन को इस मूवी में दिखाया था। एंड फर्स्ट टाइम स्कॉट से मिलने के बाद हैंक पिम उसे एंटमैन सूट के बारे में समझाते हुए कहता है, ये बदलाव काफी जल्दी हो जाता है। अगर एक खास हेलमेट की सुरक्षा ना हो तो दिमाग के काम करने पर बहुत असर पड़ता है। और ऐसा कॉमिक्स में भी हुआ था। इसमें एंटमैन सूट को ज्यादा यूज करने की वजह से हैंक पिम को मेंटल डिसऑर्डर से भी गुजरना पड़ा था, क्योंकि पहले हमें इस मूवी में ओरिजिनल एंटमैन यानी हैंक पिम की स्टोरी को ही दिखाया जाता, बट कॉमिक्स में हैंक पिम की कई डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं, जिसमें येलो जैकेट हैंक का एक अल्टर ईगो है और ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी बहुत ही अब्यूजिव बिहेवियर रखता था। इसके हिसाब से एक फैमिली फ्रेंडली मूवी नहीं बन पाती। इसके बाद ही इस मूवी की स्टोरी को स्कॉट लैंग पर फोकस किया गया था और हैंक पिम को उसके मेंटोर एंड एज ए सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह दिखाया गया। एंड मूवी में हैंक पिम स्कॉट को एंटमैन टेक्नोलॉजी की मदद से एक हाइस्ट करने के लिए कहता है, बट कॉमिक्स में थोड़ा डिफरेंट तरीके से हुआ था, जिसमें स्कॉट हैंक पिम से एंटमैन सूट को चुराता है ताकि वो उसकी मदद से चोरी करके अपनी बीमार बेटी को बचा सके। और जब हैंक को इसके बारे में पता चलता है तो स्कॉट को एंटमैन सूट को रखने देता है ताकि वो उसको अच्छे कामों में यूज कर सके। और जब फर्स्ट टाइम एंटमैन बनने के बाद स्कॉट बाहर एक कार पर जाकर गिरता है तो उसमें जो ड्राइवर होता है तो ये एक्टर गैरेट मॉरिस थे, जिन्होंने सैटरडे नाइट लाइव में फर्स्ट लाइव एक्शन एंटमैन को प्ले किया था। और मूवी में स्कॉट जिस होटल में रहता है तो उसका नाम द मिलग्रोम होटल होता है, जो कि एक्चुअल में नोट था कॉमिक बुक राइटर एल मिलग्रोम को, जिन्होंने मार्वल के लिए एज ए राइटर, आर्टिस्ट एंड एडिटर कई साल तक काम किया है। स्कॉट की सच्चाई पता लगने के बाद जब बास्किन रॉबिन्स का मैनेजर उसे अपने कैबिन में बुलाता है तो वहीं पर उसके डेस्क पर पेन से भरा एक कप रखा होता है, जिसमें एक विंग्स वाला बर्ड लाइक कैरेक्टर भी होता है। और उसके बाद जब स्कॉट हैंक के घर में चोरी करने के लिए जाता है तो उसके ड्रॉअर में आप सभी इसी सेम बर्ड लाइक कैरेक्टर को देख सकते हो। तो ऐसा कहा जा सकता है कि बास्किन रॉबिन्स से स्कॉट को निकलवाने में हैंक पिम का ही हाथ हो। एंड मूवी में डैरन क्रोस के इस डायलॉग को ध्यान से सुनना। Did you think you could stop the future with a heist? It was never just a heist. तुम्हें क्या लगा तुम भविष्य को एक डकैती से रोक लोगे? सिर्फ डकैती तो ये कभी थी ही नहीं। इसमें डैरन फ्यूचर को एक डकैती से रोकने की बात करता है। एंड आई डोंट नो इस मूवी का सिर्फ एक डायलॉग था या फिर फोरशैडोइंग, बट अवेंजर्स एंड गेम में अवेंजर्स को टाइम हाइस्ट का आइडिया स्कॉट ही पिच करता है, जिससे कि सक्सेसफुली फ्यूचर को भी अल्टर्ड कर पाते हैं। वेल, एंटमैन मूवी की स्टार्टिंग में हमें जो सीन दिखाया जाता है तो इसमें हैंक पिम एक्टर माइकल डगलस को यंगर दिखाने के लिए डी एजिंग वीएफएक्स का यूज किया गया था। तो दूसरी तरफ पैगी कार्टर एक्ट्रेस हेली एटवेल को ओल्डर दिखाने के लिए एजिंग वीएफएक्स
वीएफएक्स का यूज किया गया था और साथ ही इन्हें ये हेयर विग भी पहननी पड़ी थी। एंड आल्सो मूवी में दिखाए गए एंटमैन सूट को एक्टर पॉल रूड की मसल्स के हिसाब से फिर से बदलना पड़ा था। आई मीन कॉस्ट्यूम के हिसाब से पॉल रूड ने अपनी बॉडी को कुछ ज्यादा ही मस्कुलर बना लिया था, जिसे देखते हुए बाद में एंटमैन सूट को इनकी बॉडी के हिसाब से एल्टेड करना पड़ा था। एंड मूवी में दिखाया गया स्कॉट का शर्टलेस सीन स्क्रिप्टेड नहीं था। मूवी के सीन में जब डैन क्रॉस एक बोर्ड मेंबर को श्रिंक करके उसे टाइनी ब्लोब में बदल देता है, तो एक्चुअली में इस ब्लोब को दिखाने के लिए स्ट्रॉबेरी जैम का यूज किया गया था। सो यमी। और हालांकि स्पाइडरमैन की एमसीयू में एंट्री कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में हुई हो, बट उसका रेफरेंस हमें इसी मूवी में ही दे दिया गया था, क्योंकि एंड में जब फैल्कन एंटमैन को ढूंढ रहा होता है तो उस टाइम ये लड़की उसे कहती है, तो पटाखा बोली, देखो हमारे पास तो बहुत सी वैरायटी है, एक जो कूदता है, एक जो झूलता है, एक जो दीवारों पर चढ़ता है, तुम्हारी रिक्वायरमेंट तुम बताओ। तो दीवारों पर चलने और झूलने वाला तो स्पाइडरमैन ही है। एंड फाइनल बैटल के दौरान जब येलो जैकेट एंड एंटमैन एक बैग के अंदर लड़ रहे होते हैं, तो उस टाइम येलो जैकेट एंटमैन से कहता है, I'm gonna disintegrate you! Playing disintegration by the Cure. इसके बाद सीरी बैग में पड़े आईफोन में डिसइंटीग्रेशन एल्बम के फर्स्ट ट्रैक प्लेन सॉन्ग को चलाती है। और कमाल की बात यह है कि डिसइंटीग्रेशन एल्बम साल 1989 में आई थी और 1989 में ही हमें इस मूवी का फर्स्ट सीन दिखाया जाता है। और ये छोटी छोटी डिटेल सी मार्वल मूवीज को कमाल का बनाती हैं। और अब तक आई सभी मार्वल मूवी से जुड़े ऐसे कमाल के फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए मेरी इस प्लेलिस्ट को जरूर देखना।